नमस्कार और स्वागत है। भारत में अपना घर या अपनी ज़मीन होना ये एक बहुत बड़ा सपना होता है। हम्म। लेकिन क्या हुआ अगर ये सपना एक एक बुरे ख्वाब में बदल जाए? सही बात है। आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन धोखाधड़ी के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई को एक झटके में डुबो देती है। और ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जाल है। हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के कुछ नए और कह सकते हैं कि काफी सख्त कानूनों की तरफ इशारा करती है। अच्छा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे हालिया फैसले भी हैं जो इस पूरे खेल के नियम ही बदल रहे हैं। तो आज हमारा मकसद इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाना है। हम समझेंगे कि ये धोखाधड़ी होती कैसे है, नया कानून धोखेबाजों पर कैसे नकेल कसेगा। और सबसे जरूरी, अगर कोई जमीन खरीद रहा है हाँ, तो इन बदलावों का उसके लिए क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियादी बात करते हैं, आखिर ये जमीन की धोखाधड़ी होती कैसे है। हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि अपराधी फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, जाली रजिस्ट्री करवाते हैं और फिर दूसरों की संपत्ति या तो बेच देते हैं या उस पर कब्जा कर लेते हैं। सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये समस्या तब और गहरी हो जाती है जब हम पुराने मामलों को देखते हैं। देखिए, सरकार अब रिकॉर्ड्स को डिजिटल तो कर रही है, जिससे नई जमीनों का सत्यापन आसान हो गया है। हाँ, ये तो हो रहा है। लेकिन असली सिरदर्द वो पुराने दस्तावेज हैं जो किसी कंप्यूटर में है ही नहीं। उनकी असलियत जांचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसका असर लोगों पर बहुत भयानक पड़ता है। हमारे सूत्र 3 मुख्य नतीजे बताते हैं। 1, किसी और की संपत्ति धोखे से बिक जाती है। 2, उस पर अवैध कब्जा हो जाता है। और 3, जो सबसे खतरनाक है, फर्जी कागजों के दम पर सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलवा लिया जाता है, जिसे हम दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहते हैं। बिल्कुल। यही वो आपराधिक गतिविधियां हैं जो न सिर्फ निर्दोष लोगों को उनकी संपत्ति से बेदखल करती हैं, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था पर भी जबरदस्त बोझ डालती हैं। और शायद इसी बोझ को कम करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में कुछ बहुत सख्त प्रावधान लाए गए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, क्या ये बस पुराने कानून का नया नाम है या इसमें वाकई कोई दम है? इन रिपोर्ट्स में 2 धाराओं का जिक्र बार बार आ रहा है। ये दोनों धाराएं आप कह सकती हैं कि इस समस्या की जड़ पर वार करती हैं। पहली है धारा 318। धारा 318 ये सीधे सीधे उन लोगों पर लागू होती है जो धोखे से किसी की संपत्ति अपने नाम कर लेते हैं। इसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। 7 साल? इसका कोई आम सा उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए कोई बिल्डर किसी की जमीन पर फर्जी कागजों से कब्जा कर ले और उस पर फ्लैट्स बनाकर 100 लोगों को बेच दे, क्या उसमें भी यही धारा लगेगी? ये तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। ये एक बेहतरीन सवाल है। ऐसे मामले में जहां धोखाधड़ी का पैमाना बहुत बड़ा और सुनियोजित हो, वहां तस्वीर में आती है दूसरी और ज्यादा सख्त धारा। अच्छा। वो है धारा 320। आपका दिया हुआ उदाहरण धारा 318 से कहीं ज्यादा गंभीर है। तो धारा 320 में क्या अलग है? धारा 320 सिर्फ धोखे की बात नहीं करती, ये दस्तावेजों की जालसाजी यानी फौजरी जैसे अपराधों के लिए है। जालसाजी? हाँ, अगर कोई फर्जी सेल डीड बनाता है, दस्तावेजों में झूठी जानकारी डालता है, तो उस पर ये धारा लगेगी और यहाँ सजा सीधे 10 साल तक की कैद और जुर्माना है। 10 साल? तो इसका मतलब कानून ये मानकर चल रहा है कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं, बिल्कुल, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश है। आपने सही पकड़ा। यही इन दोनों धाराओं के बीच का सबसे दिलचस्प और जरूरी फर्क है। धारा 318 एक सीधे साधे धोखे को सजा देती है, लेकिन धारा 320 जालसाजी जैसे संगठित अपराध को निशाना बनाती है, जिसमें दिमाग लगाकर योजना बनाकर दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। अच्छा। इसीलिए इसकी सजा इतनी कठोर है। यह इसे संगठित भूमि माफिया के खिलाफ एक बहुत मजबूत हथियार बनाती है। लेकिन एक मिनट, क्या 10 साल की सजा वाकई एक मजबूत हथियार है? हमारे देश में केस सालों साल चलते हैं। क्या ये सजा सिर्फ कागज पर ही डरावनी नहीं रह जाती? धोखेबाजों को असल में डर लगता भी है। आपकी बात में दम है। लागू होना एक अलग चुनौती है, लेकिन कानूनी नजरिए से देखें तो ये अभियोजन पक्ष को प्रोसिक्यूशन को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। अच्छा। अब उनके पास एक ऐसा कानून है जो साजिश को सीधे सीधे टारगेट करता है। सजा तभी होगी जब धोखाधड़ी अदालत में साबित हो जाए और सबूत का भार वो अभियोजन पक्ष पर ही होता है। हाँ, कि वो साबित करें कि दस्तावेज नकली हैं।
ठीक है, तो कानून तो बन गया, लेकिन कानून की असली ताकत तो तब दिखती है जब वो अदालतों में परखा जाता है। बिल्कुल। अदालतें कैसे तय करती हैं कि कौन सही है और कौन गलत? उनकी प्रक्रिया क्या होती है? अदालत का नजरिया बहुत व्यवस्थित होता है। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अदालतें आमतौर पर 3 चरणों में काम करती हैं। 3 चरण? पहला चरण है दस्तावेज की जांच। जब कोई भी पक्ष अदालत में बिक्री विलेख यानी सेल डीड पेश करता है, तो अदालत सबसे पहले उसकी प्रामाणिकता की गहराई से जांच करती है। और इसके बाद? दूसरा चरण है पंजीकरण का सत्यापन। अदालत ये देखती है कि क्या उस दस्तावेज की एक प्रमाणित कॉपी यानी नकल रजिस्ट्री कार्यालय से मिल सकती है। अगर आधिकारिक तौर पर नकल मिल जाती है तो इसे एक मजबूत सबूत माना जाता है कि दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। और जब ये सब साबित हो जाता है तब अदालत अपना फैसला सुनाती है। सही कहा। तीसरा और आखिरी चरण है कानूनी अधिकार देना। जब दस्तावेज असली साबित हो जाता है तब अदालत आदेश जारी करती है। जैसे कि? इसमें अधिकारियों को नामांतरण यानी दाखिल खारिज करने का निर्देश देना और ये पक्का करना शामिल है कि असली मालिक को संपत्ति का कब्जा यानी पोजेशन मिले। ये प्रक्रिया तो सीधी लगती है, पर चलिए एक कहानी सोचते हैं। मान लीजिए रमेश जी ने 30 साल पहले एक जमीन खरीदी, रजिस्ट्री भी कराई, लेकिन दाखिल खारिज कराना भूल गए। ये तो बहुत होता है। हाँ, आज उनके बच्चे उस जमीन पर हक चाहते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नाम किसी और का है। अब वो क्या करें? क्या उनकी 30 साल पुरानी रजिस्ट्री रद्दी हो गई? ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि आम कानूनी पहेली है, और आपकी कहानी इसे बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। अच्छा। स्रोत इसे डी ज्यूरे बनाम डी फैक्टो मालिक का विरोधाभास कहते हैं। डी ज्यूरे और डी फैक्टो? डी ज्यूरे का मतलब है कानूनी तौर पर रमेश जी मालिक हैं क्योंकि उनके पास असली रजिस्ट्री है, लेकिन डी फैक्टो यानी असलियत में वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम ही नहीं है। तो वो सरकारी रिकॉर्ड के लिए एक भूत की तरह है। बिल्कुल। तो ऐसे में रमेश जी के बच्चे क्या करेंगे? तहसीलदार तो उनकी सुनेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक अधिकारी ऐसे मामलों में मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास मालिकाना हक के विवाद सुलझाने का अधिकार नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? एकमात्र रास्ता है सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करना। सिर्फ सिविल कोर्ट ही ऐसे पुराने दस्तावेजों की वैधता की जांच करके मालिकाना हक पर मोहर लगा सकती है। और इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है? ये तो लाखों लोगों के साथ होता होगा। जैसा कि इन रिपोर्ट्स में बार बार कहा गया है, एकमात्र स्थायी समाधान सभी भूमि अभिलेखों का 100% डिजिटलीकरण है। डिजिटलीकरण? जी। जब हर इंच जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन और वेरीफाइड होगा तो ऐसी समस्याएं भविष्य में नहीं होंगी। यही सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। तो ये तो हुआ नया कानूनी हथियार और उसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पूरे खेल को बदल सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले फैसलों का जिक्र है। पहला मामला है महनूर फातिमा इमरान बनाम MS विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 2025। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो जमीन खरीदने बेचने की पूरी सोच को हिलाकर रख देती है। अच्छा, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा सिर्फ रजिस्ट्री का होना ही मालिकाना हक का सबूत नहीं है। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। मतलब हम सब जो सालों से मानते आए हैं कि रजिस्ट्री हो गई तो जमीन अपनी, वो पूरी धारणा ही वो गलत हो सकती है। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल। और यही इस फैसले का सबसे बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रजिस्ट्री एक रसीद की तरह है, मालिकाना हक का गारंटी कार्ड नहीं। अगर बेचने वाले की ही नियत या टाइटल खराब है या दस्तावेज फर्जी है तो वो रजिस्ट्री भी महज एक कागज का टुकड़ा है। ये फैसला किस मामले में आया था? यह हैदराबाद के पास 53 एकड़ जमीन के विवाद में आया था। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत किसी भी सेल डीड को 4 महीने के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी है। 4 महीने के अंदर? हाँ, वरना वो अमान्य हो जाएगी। ये फैसला करोड़ों खरीदारों के लिए एक चेतावनी है कि अब सिर्फ रजिस्टर्ड कागज देखकर निश्चिंत न हो जाएं। अगला मामला है सुब रजिस्ट्रार एंड अन्य 2025। ये थोड़ा अलग है। इसमें कोर्ट ने तमिलनाडु के एक नियम को ही रद्द कर दिया। हाँ। जो रजिस्ट्रार को विक्रेता के टाइटल की जांच करने का अधिकार देता था। हाँ, और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। अजीब? ये तो उल्टा लग रहा है। अदालत ने उस नियम को ही रद्द कर दिया जो धोखेबाजों को रोकने में मदद कर सकता था। ये तो धोखेबाजों की मदद करने जैसा नहीं हुआ। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे कोर्ट का तर्क बहुत गहरा है। क्या तर्क है? कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार का काम प्रक्रिया की जांच करना है, मालिकाना हक की नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रजिस्ट्रार का काम एक कुरियर कंपनी जैसा है? बिल्कुल।
वो बस ये देखते हैं कि पैकेट ठीक से पैक है और पता सही लिखा है, ये नहीं कि पैकेट के अंदर क्या माल है। बहुत सटीक उदाहरण है। पैकेट के अंदर असली माल किसका है, यानी जमीन का असली मालिक कौन है, ये तय करने का अधिकार सिर्फ अदालत के पास है, रजिस्ट्रार के पास नहीं। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर बाद में धोखाधड़ी साबित होती है तो रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्री को रद्द कर सकता है। तो इसका असर ये हुआ कि अब प्रक्रिया साफ हो गई है? जी, रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी सीमित है और पीड़ित को अगर टाइटल पर शक है तो उसे सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। एक पुराना लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मामला भी है, भीमाबाई महादेव कंबेकर 2010। ये आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है? ये मामला आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जैसे खतौनी या खतियान की असलियत बताता है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ये रिकॉर्ड मालिकाना हक का सबूत नहीं है। नहीं, ये सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर किसी जालसाज ने सिर्फ तहसीलदार के दफ्तर में साठगांठ करके अपना नाम खतौनी में चढ़वा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन का मालिक बन गया। नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये फैसला ऐसे ही फर्जी नामांतरण या म्यूटेशन को रद्द करने का सबसे मजबूत कानूनी आधार देता है। ये बताता है कि असली मालिकाना हक सेल डीड जैसे टाइटल दस्तावेजों से तय होता है, बिल्कुल, ना कि सिर्फ खतौनी से। तो ये सब तो बहुत जानकारी हो गई, कानून, अदालतें, फैसले। चलिए अब जमीन पर आते हैं। अगर भगवान न करे किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी हो जाए तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए? ऐसे मामलों में समय ही सब कुछ है। जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करनी चाहिए। तो पहला कदम क्या हो? सबसे पहला काम, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखित शिकायत करें और उन्हें बताएं कि ये रजिस्ट्री फर्जी दस्तावेजों पर आधारित है। दूसरा, ज्यादातर राज्यों के भूमि पोर्टल जैसे यूपी बुलेख या बिहार भूमि, उन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। और पुलिस और कोर्ट का क्या? तुरंत पुलिस में आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 467 यानी जालसाजी के तहत एफआईआर दर्ज कराएं। और सिविल केस? और सबसे जरूरी, इन सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए एक मजबूत सिविल केस दायर करें। इन रिपोर्ट्स में एक बहुत काम की टिप भी दी गई है जो शायद धोखाधड़ी होने से पहले ही बचा सकती है। और वो सुनहरा नियम ये है कि रजिस्ट्री कराने के 2-3 महीने के अंदर नामांतरण यानी म्यूटेशन हर हाल में करा लेना चाहिए। हर हाल में? जी, जब आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड्स में चढ़ जाता है तो कोई और उसी जमीन की दोबारा रजिस्ट्री आसानी से नहीं करा सकता। ये एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाता है। तो आज की इस गहरी बातचीत का निचोड़ ये है कि भारतीय न्याय संहिता ने 7 से 10 साल तक की सजा के साथ एक मजबूत कानूनी ढांचा तो बना दिया है, लेकिन इसकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि अदालतें इसे कितनी सख्ती से लागू करती हैं। बिल्कुल, ये एक संतुलन है। एक तरफ कड़े कानून है और दूसरी तरफ न्यायपालिका की जांच परख की प्रक्रिया। सही बात है। ये पक्का करता है कि सजा सिर्फ उसे मिले जिसका अपराध बिना किसी शक के साबित हो चुका हो। तो हम ये कह सकते हैं कि धोखाधड़ी से बचने का रास्ता सिर्फ कानून की किताबों से होकर नहीं गुजरता। अंत में धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे बड़ी सुरक्षा कानून से ज्यादा खरीदार की अपनी सावधानी यानी ड्यू डिलिजेंस और भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लगातार प्रयासों में है। ये दोनों चीजें मिलकर ही एक पारदर्शी और सुरक्षित संपत्ति बाजार की नींव रख सकती हैं। ये विश्लेषण एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। कानून सख्त हो गए हैं, अदालतें ज्यादा सतर्क हैं, लेकिन क्या संपत्ति के बाजार में असली सुरक्षा कानून की मोटी किताबों में है या हमारी अपनी जागरूकता और सावधानी में? इस पर विचार करने के लिए से यहीं छोड़ते।